जय हिंद दोस्तों। रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा होमवर्क सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डे 9 को। इससे पहले 1 से 8 तक का जो है चैनल पे अपलोड है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें प्रत्येक दिन 75 सवाल का रिवीजन करवाया जाता है। तो चलिए आइए होमवर्क सीरीज में डे 9 का 75 सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान तो छठा स्थान है। परमाणु हथियार में याद रखेंगे छठा स्थान, वहीं फायर पावर इंडेक्स में तो तीसरा स्थान। भारत का स्थान तीसरा है फायर पावर इंडेक्स में, और परमाणु हथियार में छठा स्थान है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, फिर छठे नंबर पे भारत का स्थान है। दूसरा देखते हैं, परमाणु हथियार क्षमता मामले में शीर्ष देश पर अमेरिका है। शीर्ष देश यूएसए अमेरिका। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो यह 1974 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में हुआ था। इसका मिशन का नाम रखा गया था मिशन स्माइलिंग बुद्धा। यह असफल रही थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब आगे देखते हैं, किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह हांगकांग हो जाएगा। हांगकांग के द्वारा भारत के मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, याद रखेंगे हांगकांग। अब अगला है, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो यह हो जाएगा सिक्किम, जबकि इलायची के लिए केरल प्रसिद्ध है। और वहीं बड़ी इलायची के लिए यहाँ पूछा जा रहा है बड़ी इलायची में सिक्किम राज्य शीर्ष पे है। अब अगला देखेंगे, कार्डेमम पहाड़ी की अवस्थिति भारत में कहाँ है? तो कार्डेमम पहाड़ी केरल में है। यह इलायची के लिए प्रसिद्ध है। कार्डेमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। कार्डेमम पहाड़ी केरल में है। तीसरा नंबर का सवाल देखेंगे, किन दो यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया। शेंगेन यूरोपीय देशों का एक यूनियन है, जिसमें वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसमें किसी भी एक देश के तरफ से शेंगेन वीज़ा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है, तो वह शेंगेन में क्षेत्र में शामिल सभी देशों में वहाँ घूम सकता है व्यक्ति। तो यही वीज़ा है, शेंगेन एक वीज़ा होता है। अब आगे देखते हैं, शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल है? तो शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के 29 देश शामिल है। अब अगला है, यूरोप में वीज़ा मुक्त क्षेत्र का संघ क्या कहलाता है? तो शेंगेन कहलाता है, याद रखेंगे शेंगेन। अब अगला है 4 नंबर में देखते हैं, हाल ही में किस देश के सांसद ने हाथ में गीता और बाइबिल लेकर शपथ लिया है? तो ये गलत हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबिल लेकर शपथ लिया है? तो यह हो जाएगा ब्रिटेन के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबिल लेकर शपथ लिया है। ब्रिटेन, याद रखेंगे ब्रिटेन। दूसरा है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से की देन है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया है। अगला है, किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है? तो हाल ही में लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनी है। अगला है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य अस्थायी सदस्य कौन है? संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य तो बेलारूस हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी देश बेलारूस। अब आगे देखते हैं, एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कजाकिस्तान में। एससीओ 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में। अब आगे देखते हैं, एससीओ की स्थापना कब की गई थी? तो यह वर्ष 2001 में की गई थी। वर्ष 2025 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी? तो यह हो जाएगा किंगदाओ हो जाएगा, किंगदाओ चीन। और वर्ष 2020 में वही देखेंगे, तो वर्ष 2020 में वाराणसी को बनाया गया था सांस्कृतिक राजधानी। अब आगे देखते हैं, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। अब आगे देखते हैं, हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए तो ऑपरेशन अजय, हमास में ऑपरेशन अजय। अब सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सूडान में ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं, तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए तालिबान में देवी शक्ति को चलाया गया था, तालिबान में देवी शक्ति को। अब आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश से समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई? हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई? तो यह हो जाएगा थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई। अगला है 8 नंबर में, किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया, जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में
सेवा देनी होगी, तो यह म्यांमार हो जाएगा। हाल ही में म्यांमार के द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया गया है। म्यांमार में अनिवार्य सैन्य सेवा कानून को लागू किया गया है। अब 9 नंबर में देखते हैं असत्य कथन। असत्य कथन को इसमें चुनना है। ये देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है, तो यह सही हो जाएगा। इसमें है इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा, तो यह गलत है। इस आयोग में कुल 31 सदस्य देश है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो केवल 2 इसमें गलत है, तो गलत को चुनना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। 2 गलत है। अगला है 10 नंबर में विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यह UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। UAE में विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण UAE में आयोजन किया गया। अब 11 नंबर में देखते हैं किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया से प्रतिबंध लगाया गया है। अब आगे है भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो उज्बेकिस्तान के साथ। भारतीय चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं 13 नंबर में भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी से निपटने के लिए ऑपरेशन सद्भाव। 14 नंबर का सवाल देखते हैं हाल ही में NOB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना, तो यह हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा। NDB है यहाँ, NOB नहीं, NDB हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका नया सदस्य देश अल्जीरिया हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 15 नंबर के सवाल को। 15 नंबर में है किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, तो यह 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसमें हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था वर्ष 1923 ईस्वी में। संस्थापक मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। अब आगे देखते हैं 16 नंबर में फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे है सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी, तो यह सरकारिया आयोग हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग, यह 1983 में गठित की गई थी। आगे है कौन सा पादप हार्मोन पौधों की कोशिका के दीर्घकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो यह ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन, अब आगे देखते हैं खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, तो यह मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो जाएगा। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। आगे देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी के, यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और वहीं राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री की बात होगी तो राज्यपाल उसका सही आंसर हो जाएगा, और यहाँ संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है तो वहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे है मलखम्ब किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है, तो यह मध्य प्रदेश। मलखम्ब मध्य प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई, तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन रीड और मुनरो ने लाया था। यह संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भाग पर ये लागू किया गया था। आगे देखते हैं 23 नंबर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब और किस गवर्नर के समय लाया गया था, तो यह वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के समय में, सही आंसर हो जाएगा 1878 लिटन। अब आगे देखते हैं 24 में वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतु की ओर शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे धमनी कहते हैं। आगे है चंद्रयान 3
चंद्रयान थर्ड चंद्रमा के दक्षिण सतह पर जिस बिंदु पर उतरा था उसका नाम, तो उसका नाम हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट हो जाएगा। इसे चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लॉन्चिंग व्हीकल LVM थर्ड M4 था। चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च को जो है वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। इसे PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। अब आगे देखते हैं 26 नंबर में। 26 में है दूध। भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब लागू किया गया था? तो यह ऑपरेशन फ्लड वर्ष 1970 ईस्वी में लागू किया गया था। अब आगे 27 नंबर में देखते हैं समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह परासरव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है सोनार उपकरण में। और समुद्र की गहराई नापने के लिए परासरव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। अब वहीं समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो यह राष्ट्रपति को CAG के द्वारा उसकी रिपोर्ट सौंपा जाता है, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। और CAG को रिपोर्ट को पढ़ने के लिए लोक लेखा समिति होती है। CAG के रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के द्वारा पढ़ा जाता है। आइए 29 नंबर के सवाल को देखते हैं। 29 में है निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें हो जाएगा पहले नंबर पर है गामा, पहले नंबर पे गामा हो जाएगा गामा। उसके बाद हो जाएगा एक्स किरण, दूसरे नंबर पर एक्स किरण हो जाएगा दूसरे नंबर पर। वहीं तीसरे पर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। और चौथे नंबर पे दृश्य किरण। चौथे नंबर पे दृश्य किरण, पहले पर गामा और तीसरे पर पराबैंगनी और दूसरे पर एक्स किरण और चौथे पर दृश्य किरण। तो यही हो जाएगा 1 4 3 2। अब आगे देखते हैं 30 नंबर में सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए क्षेत्र के साक्ष्य वेलनाकार मुहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? तो यह हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत और बेलनाकार मुहर और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं। अब मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो यह अवतल लेंस हो जाएगा। मायोपिया अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष इसे कहते हैं, मायोपिया अवतल लेंस। वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यह अल्बुकर हो जाएगा। यह 1510 ईस्वी में गोवा पर इसे राजधानी बनाया था। गोवा को जीत लिया था वर्ष 1510 ईस्वी में और गोवा को राजधानी बनाया था 1530 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं खार्ची त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह त्रिपुरा में। याद रखेंगे खार्ची त्यौहार त्रिपुरा में। भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है? तो यह हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पे है, इसे भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा रेल सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। यह सरकारी प्रतिभूति है। बाकी हिंडाल्को, रिलायंस और नाल्को ये सभी जो है प्राइवेट कंपनी है। बाकी रेल सरकारी है। तो यही सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा रेल। सही उत्तर हो जाएगा रेल। आगे देखते हैं 36 नंबर में पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति अपनी रिपोर्ट किस वर्ष पेश की थी? तो यह रिपोर्ट 1959 ईस्वी में पेश किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1959 ईस्वी में पेश किया गया था। अब आगे देखते हैं आगे 37 नंबर में देखते हैं। 37 नंबर में है, आइए 37 नंबर में देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसे मिलान करना है। पहला हो जाएगा पायरिया का हो जाएगा जीवाणुजनित रोग हो जाएगा पायरिया जीवाणुजनित। रतौंधी, तो यह हो जाएगा विटामिन की कमी से, रतौंधी विटामिन की कमी से। एनीमिया लोहे की कमी से। और रिकेट, तो यह हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। तो यही इसका मिलान है। फिर से एक बार, पायरिया जीवाणुजनित रोग है, रतौंधी विटामिन की कमी से, एनीमिया रक्त में लोहे की कमी से और रिकेट्स कैल्शियम की कमी से। अब आइए आगे देखते हैं 38 नंबर में।
गलत कथन को चुनना है, तो गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, तो यह सही हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया से मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है, अंग प्लीहा प्रभावित होता है, तो यह गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया में रक्त ब्लड प्रभावित होता है, याद रखेंगे, रक्त प्रभावित होता है, तो गलत को ही चुनना था। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 2 गलत है। आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है 39 नंबर में, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो यह आँखों से हो जाएगा। आँखों की बीमारी है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आँखों की बीमारी है। अब आगे देखते हैं 40 नंबर में। 40 में है, मानव आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन के पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं, तो यह अग्नाशय पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं। यह कहाँ से स्रावित होते हैं? तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रम से कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, और वहीं सबसे छोटी कोशिका आरबीसी हो जाएगा। अब आइए 42 नंबर में देखते हैं, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो यह हो जाएगा अस्थि मज्जा में। सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। आगे देखते हैं 43 में, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। आइए 44 नंबर के सवाल को देखते हैं, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो यह पेनिसिलियम नोटिटम से, पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटिटम से प्राप्त किया जाता है। 45 में देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो यह कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यह प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज की और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। अब आइए 46 नंबर में मिलान करते हैं, तो इसमें होगा एनाफिलीज, तो एनाफिलीज इसका हो जाएगा मलेरिया, एनाफिलीज मलेरिया। क्यूलेक्स हो जाएगा फाइलेरिया। और रेत मक्खी, तो यह हो जाएगा कालाजार, रेत मक्खी कालाजार। सीसी मक्खी नींद की बीमारी। फिर से एक बार देखते हैं, एनाफिलीज मलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया, रेत मक्खी कालाजार, सीसी फ्लाई नींद की बीमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4-3-1-2। आइए आगे देखते हैं 47 में, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ, तो यह हो जाएगा लिस्मेनिया। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो यह हो जाएगा गैस्ट्रोलाइटिस हो जाएगा। तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है गैस्ट्रोलाइटिस। आगे देखते हैं, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से कौन सा समानता है? तो यह दोनों कीट है जो कि मच्छर से फैलता है। मलेरिया और डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। आगे 50 नंबर में देखते हैं, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो यह रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के जीवन चक्र का खोज रोनाल्ड रोस के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, टीबी के टीका द्वारा निम्न में से किस रोग पर नियंत्रण करता है? तो यह टाइफाइड, टीबी का टीका टाइफाइड पर नियंत्रित करता है। और इसमें देख लेंगे टाइफाइड, इसके जांच को विडाल टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड के जांच को विडाल टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड का टीका किस रोग पर नियंत्रित करता है? तो यह टाइफाइड पर, टीबी का टीका टाइफाइड पर नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं 52 नंबर, बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका देखेंगे, इसमें हो जाएगा डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। पर्टूसिस यानी काली खांसी, पर्टूसिस को काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस डीपीटी का टीका का पूर्ण रूप है। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसमें ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक, इसलिए गलत है, ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। आगे देखते हैं, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु, तो यह राइजोबियम एजोला हो जाएगा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु राइजोबियम एजोला हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर में, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो इकोलाई,
मानव के आंत में इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। मानव के आंत में इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं राइजोबियम। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं उसे राइजोबियम कहते हैं। आगे देखते हैं एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो यह विषाणु जनित रोग है, यह वायरस से विषाणु यानी वायरस से होता है। आगे देखते हैं 58 नंबर में। 58 में देखते हैं रूबियोला वायरस। तो रूबियोला वायरस हो जाएगा खसरा, सही है। वेरियोला वायरस चेचक, वेरिसेला वायरस छोटी मातक, मिक्सोवायरस प्लेग। इसके बाद आगे है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे व तार लटकाने पर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे का तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर का परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि तांबा अधिक क्रियाशील धातु है। 60 नंबर में देखते हैं। तो 60 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो यह हो जाएगा तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना। तो यह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, बाकी सभी भौतिक अभिक्रिया है। आगे 61 में देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है। तो यह गलत हो जाएगा। एंजाइम विशिष्ट प्राकृतिक के होते हैं। तो यही सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर में देखते हैं, इसमें है धनायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यही इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आइए आगे देखते हैं 63 नंबर में। 63 नंबर में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक बंधों का टूटना उष्माशोषी अभिक्रिया। तो यह उष्माशोषी नहीं, उष्माक्षेपी हो जाएगा। तो यह गलत है। रासायनिक बंधों का टूटना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक बंधों का टूटना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक बंधों का निर्माण उष्माक्षेपी। तो यह उष्माक्षेपी नहीं, उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर उष्माशोषी। तो यह भी गलत है। तो दोनों गलत है, याद रखेंगे। इसमें उष्माक्षेपी हो जाएगा और इसमें उष्माशोषी हो जाएगा। अब आइए 64 नंबर के सवाल को देखते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो यह हो जाएगा गति का पहला नंबर नियम, न्यूटन का पहला नियम। अब आगे देखते हैं 65 नंबर में। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह न्यूटन के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। आगे देखते हैं 66 नंबर में। यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक होगा। तो समान रहेगा, घर्षण का गुणांक समान रहेगा। 67 नंबर में देखते हैं घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में। तो यह हो जाएगा अपेक्षित गति के विपरीत दिशा में, अपेक्षित गति के विपरीत दिशा में। ये देखते हैं घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के विपरीत दिशा में, दिशा के साथ किसी भी कोण। तो ये गलत हो जाएगा, विपरीत दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। घर्षण बल लगता है विपरीत दिशा में। अब आइए आगे देखते हैं 68 नंबर में। 68 नंबर में है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 69 में देखते हैं लोटनी स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगा। तो सही व्यवस्था स्थैतिक, सर्पी और लोटनी। पहला में हो जाएगा स्थैतिक, उसके बाद हो जाएगा सर्पी, फिर हो जाएगा लोटनी। इसका क्रम है। आगे देखते हैं 70 नंबर में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो इस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में और गवर्नर थे LK झा। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो उस समय गवर्नर थे LK झा। यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 ईस्वी में किया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। याद रखेंगे LK झा हो जाएगा, LK झा। अब अगला है
यह ऊपर का सवाल आंसर था, इस पे टाइप हो गया है गलती से। इस पे देख, यही है एस्थेटिक, असरपी और लोटनी। आइए 71 नंबर के सवाल को देखते हैं। 1 रुपये के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसे परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है और परिचालन आरबीआई के द्वारा। याद रखेंगे, वित्त सचिव के द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसका परिचालन आरबीआई के द्वारा। आगे है, एसबीआई सहित भारत के कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो यह 12 बैंक हो जाएगा। 12 बैंक है। और एसबीआई सहित कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। एसबीआई को छोड़ के 11 और एसबीआई सहित 12 बैंक। अब आगे देखते हैं 73 नंबर में, ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं जिसके 50% से अधिक शेयर निजी कंपनियों के पास होते हैं? तो यह निजी बैंक कहलाते हैं। जिसका 50% से अधिक शेयर निजी कंपनियों के पास होता है तो वह निजी बैंक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में एचडीएफसी वगैरह हो गया, जो कि प्राइवेट बैंक है। आगे 74 में देखते हैं, भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार और कब कब हुआ है? तो भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया गया है। वर्ष 1949 में, याद रखेंगे, 1949 में और 1966 में। वर्ष 1949, 1966 और 1991। याद रखेंगे, वर्ष 1949, 1966 और 1991 में टोटल 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है। अब आज का अंतिम सवाल देखते हैं। भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया? तो भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को वर्ष 2015 में खोला गया था। इसमें 3 प्रकार के लोन की व्यवस्था की गई है मुद्रा योजना के तहत। तो इसके साथ ही आज का डे 9 का 75 सवाल टोटल करवा दिया गया। इसमें थोड़ा सा गलती हुआ कि इसमें आंसर मैं टाइप नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग इसे 1-2 बार देखेंगे ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि आने वाले परीक्षा में इसका मदद हमको मिल सके। तो चलिए, धन्यवाद।